इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को करने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंड द मोटिव फॉर की कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर। आपके जो मेजर कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं उनके उनके पर्पस को आपने अंडरस्टैंड करना है। एंड द स्टेप्स इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, और जो आपका कैपिटल बजटिंग प्रोसेस उसके स्टेप्स को हम देखेंगे। डिफाइन बेसिक कैपिटल बजटिंग टर्मिनोलॉजीज आपकी होंगी, ठीक है जी। आपकी बेसिक में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं? डिस्कस रेलिवेंट कैश फ्लोज हमारी क्या होती है, एक्सपेंशन वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या होते हैं, ठीक है। संक कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है। फिर हमारा कैलकुलेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विद प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फाइंड द रेलिवेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद द प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Determine the terminal cash flow associated with a proposed capital expenditure, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हमारा जो है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की हम बात करते हैं कि हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे जो है वो क्या होते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होती है जी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एवेल्युएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आपकी जो कैपिटल बजटिंग होती है ये हमारा प्रोसेस क्या है जी कि हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है अपने सारे प्रोसेस को, जहां पे कैपिटल बजटिंग होती क्या है कि आपने उसमें से अपने कैपिटल को जो है वो आपने क्या करना है कि डिफरेंट जगहों पे आपने इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो है वो जो मेजर आपके एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसकी आप क्या करते हैं, बजटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। उसको फिर आप एवेल्युएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे आपने लगाना है, एवेल्युएटिंग करती है कितना लगेगा, इंप्लीमेंटिंग ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि आपकी जो फर्म है उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप क्या करते हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट्स। अब जारी बात है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद है जहां से हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वी आर सीकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स दैट विल इनहैंस द फर्म कॉर्पोरेट द कंपेटिटिव एडवांटेज। तो वो सारी बातें वहीं से फर्म को क्या मिलता है जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। और फिर क्या होती है कि आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है? शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके शेयर्स की, उनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो या उसके ऊपर जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है, तो उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। टिपिकल कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स अ लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी जो टिपिकल बजटिंग डिसीजन की हम बात करें तो इसमें क्या होती है कि अपफ्रंट हमारी इन्वेस्टमेंट होती है फॉलोड बाय सीरीज ऑफ स्मॉलर कैश फ्लो। यानी कि आपकी कैश फ्लो तो छोटी छोटी आपकी कैश फ्लोज होती है लेकिन उसका जो रिटर्न आता है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं अपफ्रंट जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर आपकी बजटिंग जो है वो कैपिटल बजटिंग बहुत अच्छी है तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी कैपिटल बजटिंग काफी पुअर है, अच्छी नहीं है, गुड डिसीजन नहीं है, तो क्या होता है कि कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन कंप्लीटली कंपनी बैंकरप्सी। तो फिर उससे क्या होता है कि आप किसकी तरफ चले जाते हैं, बैंकरप्सी। अब बैंकरप्सी किसको कहते हैं? दिवालिया हो जाना, अपनी जो है वो लायबिलिटीज को पे ऑफ ना कर देना, बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज चढ़ जाना। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बैंकरप्सी हो जाती है, डिफॉल्टर हो जाती है आपकी फर्म ना। मैं देख लूं अगर कोई स्टूडेंट जो है वो वेटिंग में है तो उनको मैं एडमिट कर लूं जी। जी उसके बाद है जी ये हमारे पास जो है वो मोटिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से। की मोटिव हमारे पास चार होते हैं, एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड अदर पर्पसेस। एक्सपेंशन में क्या होता है जी, मोस्ट कॉमन मोटिव फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू एक्सपेंड द लेवल ऑफ ऑपरेशन। यानी कि अपने लेवल को, अपने ऑपरेशंस को, अपनी बेसिस एक्टिविटीज को आपने क्या करना होता है, वो एक्सपेंड करना होता है। जब उसको आप एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए सारी बात है कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यूजुअली थ्रू एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। नॉर्मली ये क्या होती है, आपको सारी बातें एक्सपेंड करना है तो फिक्स एसेट मतलब आपका प्लांट है उसके ऊपर आपकी डेली कंजम्पशन जो है वो 10,000 लीटर आप बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड कर दिया जाए 20,000 लीटर हो जाए, तो सारी बात है कि आपको एक और प्लांट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट हो जाएगा। नॉर्मली यूजुअली क्या होती है वो हमारे फिक्स एसेट होते हैं।
A growing firm often needs to acquire new fixed asset normally rapidly, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम fixed asset जो नए हैं वो rapidly जो है वो acquire करते हैं as in the purchase of property and plant facilities, इसमें property और plant facilities जो है वो हमारी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी replacement की बात करें जी, as a firm's growth slows and it reaches maturity, यानी कि फर्म की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है और जो आपकी जो मैच्योरिटी है उसको या जो लेवल है मैच्योरिटी जिस पे आपको रिटर्न मिलता होता है उसको पहुंचते हैं। मोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी मेड टू रिप्लेस और रिन्यू ऑब्सोलेंस और वर्न आउट। नॉर्मली एसेट्स में क्या होता है कि हम पुराने एसेट्स को क्या करते हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं रिप्लेसमेंट के अंदर, या उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया जिससे उसकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो गई है या कम हो गई है तो हम उस वर्न आउट प्लॉट जो पार्ट है उसको क्या करते हैं वो चेंज कर लेते हैं। Each time the machine requires a major repair, sometimes मशीन को मेजर रिपेयर की जरूरत होती है, यानी कि वो उसके बगैर जो है वो उसकी वर्किंग ही खत्म हो जाती है जब उसकी मेजर रिपेयर ना की जाए। तो आउटले फॉर द रिपेयर शुड बी compared to the outlet to replace the machine and the benefits of the replacement। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है मेजर रिपेयर करवानी पड़ रही है तो आप उसमें देखते हैं कि हमारी जो है वो रिप्लेसमेंट सूटेबल होगी या हमारी जो है वो इसकी रिपेयर जो है वो सूटेबल होगी, तो उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें डिसीजन कर लेते हैं। रिन्यूअल की बात करते हैं जी, रिन्यूअल द अल्टरनेट टू रिप्लेसमेंट मे इन्वॉल्व रीबिल्डिंग, कि उसमें हमारी क्या हो जाती है जो आप क्या करते हैं उसे रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। अब जब हम रीबिल्ड कर लेते हैं तो उसमें ओवरहालिंग, यानी कि ओवरहालिंग क्या होती है, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं इसकी ओवरहालिंग करवा लें, यानी कि इंजन रिप्लेस नहीं करवाते, उसमें जो बुश हैं जो उसकी रिपेयर यानी कि उसकी आप जो है वो कंप्लीट रिपेयर मेंटेनेंस करवा लेते हैं, फिर वो इंजन आपका होता है वो यूज में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर ओवरहालिंग। और रेस्टोरेटिंग द एग्जिस्टिंग फिक्सेशन, यानी कि उसमें आप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन एग्जिस्टिंग ड्रिल प्रेस कुड बी रिन्यूड बाय रिप्लेसिंग इट्स मोटर, एक आपके पास ड्रिल मशीन है वो जो है वो खराब होगी तो आप क्या करते हैं उसकी मोटर खराब हुई तो आप उसकी मोटर को क्या करते हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं। एंड एडिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, या अगर उसका कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया है तो आप उसका कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं नया ऐड कर देते हैं या नया उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। फिजिकल फैसिलिटी कुड बी रिन्यूड बाय रिव्यूइंग एंड एडिंग एयर कंडीशनिंग, यानी कि उसमें जो है वो आप रिव्यू कर लेते हैं ऐड करते हैं एयर कंडीशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। बोथ रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी में बी सूटेबल सोल्यूशन, यानी कि आप उसमें देखते हैं कि आपने रिन्यू करना है या एग्जिस्टिंग में रिप्लेसमेंट करनी है या रिपेयर करवानी है, जो सूटेबल होती है वो एक्सपेंडिचर जो है वो कर लेते हैं। अगर हम अदर पर्पसेस की बात करें तो some capital expenditure do not result in the acquisition or transformation of tangible fixed asset। आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपकी जो है वो एक्विजिशन या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंजिबल का पता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं डाटा जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपके कहलाते हैं। इंस्टेड दे इन्वॉल्व आर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये उसकी क्या होती है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है ऑफ द फंड्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्यूचर रिटर्न्स, कि आपको ये एक्सपेक्ट होता है कि इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो हम फंड्स तो में लगाएंगे या फंड्स करेंगे तो हमें जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट होते हैं कि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दीज एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड आउटलेज फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, रिचेज एंड कैंपेन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसके होती है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होती है, रिसर्च और डेवलपमेंट होती है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं कि मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी होती है या आपने न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करनी होती है, उसके लिए हम इसे क्या करते हैं वो यूज करते हैं। मैं चेक कर लूँ कोई स्टूडेंट अगर वेटिंग में है तो मैं उसको ऐड कर लूँ। जी जी, ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो हमारे जिसको ऊपर हमने फोकस करना है। प्रपोजल जनरेशन है, रिव्यू एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और उसके बाद फॉलो अप है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जब हम बात करें तो इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होते हैं अदर हैंड डू नॉट कंपीट विद द फार्म्स रिसोर्सेज, जो फार्म की जो रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ वो कंपटीशन नहीं होता। इट कैन ओनली बी
select one or the other or the both, यानी कि आप कोई एक select करते हैं या दोनों select कर लेते हैं as long they meet the minimum profitability threshold, यानी कि आप क्या करते हैं कि जो मिनिमम आपने एक यार्डस्टिक लिखी होती है कि मिनिमम लॉन्ग टर्म में इनका इतना प्रॉफिट आना चाहिए, तो जो उसको उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वो एक है, वो दो प्रोजेक्ट हैं, वो तीन है, उन्हें आप क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट दैट compete in some way for the company's resources, जो कंपनी की जो रिसोर्सेज होती हैं उनके साथ compete करते हैं। फर्म कैन सेलेक्ट वन और another but not both, यानी कि उनमें से कोई एक इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर दो हैं या तीन है तो वो तमाम के तमाम या बहुत जिसे हम कहते हैं वो सारे नहीं करते, उसमें किसी एक को क्या किया जाता है, वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, ये कंपटीशन किसके साथ होता है, कंपनी के अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ होता है। firm has a unlimited funds फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। फर्म सारी बात है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पेप्सी कोक की एग्जांपल ले लें तो जो पेप्सी या कोक का बजट जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट का बजट है वो पाकिस्तान के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। तो सारी बात है अनलिमिटेड से बनाते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास फंड्स होती हैं। देन ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड्स रिटर्न ग्रेटर देन सम स्पेसिफाइड लेवल। आपके जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक आपके जो है वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो कैन बी एक्सेप्टेड। और उनको हम क्या करते हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके हम एक्सेप्ट करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। हाउएवर इन मोस्ट केसेस फर्म फेस कैपिटल रेशनिंग, बहुत सारे केसेस के अंदर फर्म जो है उसको कैपिटल रेशनिंग फेस करनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, they only have a given amount of funds to invest in the potential investment projects at any given time, कि आपके पास क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है सिंस लेवल के ऊपर, गिवन अमाउंट ऑफ फंड्स आपके पास होते हैं, पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट आपकी होती है प्रोजेक्ट्स की, और आप क्या करते हैं उसे गिवन टाइम के अंदर जो है वो दे रहे होते हैं। अब आपने जो है वो एक दो अप्रोचेस होती हैं आपके पास, एक होती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट अप्रोच होती है, और दूसरी रैंकिंग अप्रोच इन्वॉल्व। अब आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट अप्रोच क्या है, इसमें होता ये है कि आपने एवेल्युएशन इन्वॉल्व करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और प्रपोज करना है आपने डिटरमिन वेदर दे मीट द फंड मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपने एक यार्डस्टिक बनाई होती है कि आपने जो प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्ट करने लगे क्या वो आपकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपने देखना है कि आपका वो प्रोजेक्ट उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करता है तो आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज आपने उसे क्या कर देना है, वो रिजेक्ट कर देना, ठीक है जी। इसी तरह आपकी दूसरी रैंकिंग अप्रोच इन्वॉल्व। अब रैंकिंग में क्या होता है कि रैंकिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमिन्ड बायर सच एज द रेट ऑफ रिटर्न। अब आपने के पास प्रोजेक्ट है, आपके पास 10 थे, 10 में से जो है वो 6 जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर आ गए, 4 रिजेक्ट हो गए। अब जो आपके पास 6 एक्सेप्ट हो गए उसकी आपने रैंकिंग करनी है, ठीक है जी। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दियो रिटर्न के हिसाब से, रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। अब आपने उसमें से अगर एक या दो एक्सेप्ट करने तो आप रैंकिंग कर लेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से किसका रिटर्न ज्यादा है, जो टॉप 2 होंगे वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप क्या करते हैं कि दूसरी आपके पास क्या एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बाद आपके पास रैंकिंग अप्रोच होती है, और उसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, और आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। एक हमारे पास कन्वेंशनल कैश फ्लो का है, कैश आउटफ्लो है। हमारे पास 10,000 है, उसके पहले साल हमें 2,000 मिला, दूसरे साल 2,000, यानी कि कंसिस्टेंसी 8 साल तक हमें कितना मिला, वो 2,000 मिला, यानी कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और आपको उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला, वो आपको जो है वो 8 सालों के अंदर 16,000 रुपए मिला, यानी कि 5 सालों में आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ गई और उससे ऊपर आपका क्या है वो आपका जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो गया। इसी के से ये भी आपकी कन्वेंशनल की है, यहाँ पे भी आपका जो है वो 20,000 है, और आपने क्या किया कि आपने 5,000 फिर या ये मिक्स स्ट्रीम हो गया। पहले 4 साल तक आपको 5,000 मिला है, और उसके बाद आपको क्या 8,000 मिला, फिर 5,000 आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी मिक्स स्ट्रीम आपकी हो गई है। तो ये भी इसकी जो है आपको क्या है वो एग्जाम्पल दीवान है। अगर हम बात करें रेलिवेंट कैश फ्लो की अंदर, तो रेलिवेंट कैश फ्लो उसकी अगर बात करें तो इसमें पहली हमारे पास क्या है जी, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होती है हमारे पास। होती क्या बेटा ये इंक्रीमेंटल,
कैश फ्लो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, किसके साथ आपकी एसोसिएट होती है? इन्वेस्टमेंट के साथ होती है। देयर इफेक्ट ऑन द फर्म अदर इन्वेस्टमेंट, क्या अदर इन्वेस्टमेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है और नेगेटिव भी आता है, बट मस्ट आल्सो बी कंसीडर, दोनों को हमने क्या करना है वो कंसीडर करना होता है। नीचे एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। For example, if a daycare center decide to open another facility, the impact of customer who decide to move from one facility to a new facility must be considered। यानी कि डे केयर सेंटर है, वहां पे आपका ऑलरेडी चल रहा है, आपने एक और उसकी, अच्छा यहाँ पे आते हैं जी, आपकी क्या है एक्सपेंशन वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि आपने उसको एक्सपेंड करना है या आपने रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है। तो एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज रिलेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, कि आप क्या करते हैं कि जो आपकी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट नॉट सो इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट के केस के अंदर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन एक्सपेंशन के केस के अंदर क्या होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जब हम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मस्ट बी कंप्यूटेड बाय सबट्रैक्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट, कि एग्जिस्टिंग आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कैश फ्लो को आप क्या करते हैं वो माइनस करते हैं, तो ताकि आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका जो है कैश फ्लो आप जो है वो कैलकुलेट कर सके। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होता है। अभी नेक्स्ट जो है वो ये स्लाइड के ऊपर आपको समझ आ जाएगी ये कैसे होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू एक्वायर अ न्यू एसेट, कि एक नया एसेट एक्वायर करने के लिए आपको टोटल कितने जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, माइनस करते हैं आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड एसेट, के पुराना जो एसेट था उसको बेच के और उसके ऊपर जो बेचने का टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितनी अमाउंट आई वो आपकी हो जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक एसेट है न्यूली आपने लेना है, उसके ऊपर आपको जो है वो रिक्वायर्ड है जी 1 करोड़ रुपया, पुराना एसेट बेचा वो 50 लाख का बेचा, 2 लाख का उसके ऊपर टैक्स किया, इसका मतलब 48 लाख आया।